हेलो दोस्तों, आज हम भरने वाले हैं अपने एक क्लाइंट की आईटीआर यू। से पहले आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि आपको आईटीआर यू फाइल करने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो सबसे पहले आईटीआर यू कौन कौन फाइल नहीं कर सकता ये जान लेते हैं। अगर किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई या फिर कानूनी जांच के दायरे में आ रहा है तो वो आईटीआर फाइल नहीं कर सकता। आईटीआर यू फाइल करने से टोटल टैक्स स्लैब में कमी आती है तो भी आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। इनकम का घाटे का गणना करना ये सब भी अगर आप चाहते हैं, अगर आपका पिछले वर्ष में कोई लॉस हुआ है और आप सोचते हैं कि वो आईटीआर फाइल करके पिछले साल का आप कैरी फॉरवर्ड ले सकते हैं, तो उस केस में भी आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। और अगर आप टीडीएस क्लेम करना चाहते हैं तो भी आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। तो ये तो बेसिक जानकारी थी कि अगर आप आईटीआर यू फाइल करना चाहते हैं तो पहले आप ये देख लीजिए क्या ये सारी चीज़ें आपके ऊपर अप्लीकेबल तो नहीं हो रही हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ अप्लीकेबल हो रही है या आप अपना क्लेम लेना चाहते हैं तो उस केस में आप आईटीआर यू फाइल करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तभी फाइल कर सकते हैं जब आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी या टैक्स बैठ रहा होगा, तभी आप फाइल कर पाएंगे। कुल मिलाकर ये गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है ताकि वो टैक्स या किसी भी माध्यम से आपसे पैसा ले सकें। अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई चार्जेस या टैक्स पेनल्टी नहीं बैठ रही है तो आप उस केस में भी आईटीआर यू फाइल नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं अपने एक क्लाइंट की आईटीआर 4 फाइल करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ जाना है। ये मैंने वेबसाइट पहले से ही खोल रखी है। इसके बाद आपको यहाँ लॉग इन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर अभी जो असेसमेंट ईयर दिखा रहा है वो 24-25 दिखा रहा है, पर आपको अभी असेसमेंट ईयर 24-25 की करंट की फाइल नहीं करनी। आपको इससे पिछले 2 साल की अगर आईटीआर फाइल करनी है तब आपको आईटीआर यू फाइल करना होगा। और उसके लिए आपको सबसे पहले आपको ई फाइलिंग पे जाकर उनका फॉर्म 26A ओपन करके देख लेना है कि अगर उनका कोई टीडीएस कटा हुआ है तो वो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। के बाद आप यहाँ पर उनका टैक्स ईयर का एनुअल स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको असेसमेंट ईयर चेक करना है। तो यहाँ हम अपने क्लाइंट की 24-25 अभी करंट में असेसमेंट ईयर चल रहा है तो हमें उसकी नहीं चाहिए। हम असेसमेंट ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं जिसमें फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा अपना 22-23। तो 23-24 यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और व्यू एसटीएमएल रखते हैं और उसके बाद व्यू पे क्लिक कर देते हैं। टीडीएस कटा होगा यहाँ शो कर रहा होगा। इस केस में इस क्लाइंट का कोई टीडीएस नहीं कटा है। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी क्लाइंट की प्री लोडेड डाटा की, तो वो हम यहाँ से ई फाइल में जाकर डाउनलोड प्री फाइल डाटा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। हमारा करंट का ईयर नहीं है, हम प्रीवियस आईटीआर भरने वाले हैं, तो हमारे लिए यहाँ 23-24 असेसमेंट ईयर होगा जो बीत चुका है। उसके बाद आप उसको यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। क्लाइंट के नाम से एक फोल्डर बना देता हूँ। यहाँ पे आप वो प्री लोडेड डाटा डाउनलोड कर लेंगे। प्रीलोडेड डाटा डाउनलोड कर लिया है, अब आप यहाँ से साइन आउट कर सकते हैं। और डाउनलोड के ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पर आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे आपको एक टूल डाउनलोड करना होगा। देखिए यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है कि आप किस असेसमेंट ईयर के लिए वो फाइल करना चाहते हैं। यहाँ मैं आपको आईटीआर 4 फाइल करके दिखाने वाला हूँ और असेसमेंट ईयर हो जाएगा हमारा 23-24। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आप जिस असेसमेंट ईयर की आईटीआर फाइल करने वाले हैं तो उसी असेसमेंट ईयर को आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। को यहाँ पर कौन सी आईटीआर आप फाइल करने वाले वो सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ इस केस में हम आईटीआर 4 फाइल करने वाले हैं, तो हम इसको एक्सेल बेस पे डाउनलोड कर लेंगे। छोटी सी फाइल है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो सेव कर लेना है। जिप फाइल है, बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। पहले आपको ना इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जिप फोल्डर है, तो ये आईटीआर को इसको भी जब सेलेक्ट करेंगे तो राइट क्लिक कर कर और आपको इसकी प्रॉपर्टी पे जाना है। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद आपको एक काम याद रखना है, फाइल खोलने से पहले इसको अनलॉक जरूर कर देना है और उसको यहाँ से अप्लाई कर देना। उसके बाद ओके कर देना। ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब आप ये फाइल खोलेंगे तो आपको किसी भी तरह की एरर देखने को नहीं मिलेगी। और देखिए हमने ये काम पहले ही कर लिया था तो हमें किसी तरह की एरर नहीं आई। उस पे ओके पे क्लिक कर देना। तो यहाँ देख रहे होंगे कि आपको यहाँ एक्सेल की शीट नज़र आ रही होगी जिसमें आपको काफ़ी सारे नीचे एक्सेल के पेज दिखाई दे रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी इसके अंदर ना कुछ नहीं भरा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको अब चाहते हैं मैनुअली भरना तो बहुत टाइम लगता है, इसीलिए हम डाटा डाउनलोड किया था प्रीलोडेड, अब उसे हम यहाँ इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से हम वो इंपोर्ट कर लेते हैं फाइल को और ये जेएसएन फाइल में
देखिए अब यहाँ से हमने जो फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पे जहाँ हमने प्रीलोडेड डाटा रखा हुआ है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके बाद इस तरह का एक मैसेज आएगा तो आपको ओके कर देना है। उसके बाद इस तरह का एक मैसेज आएगा, इसको ओके कर देना है। इस खोल के दिखाता हूँ तो यहाँ देखिए डाटा ऑटोमेटिक अब फिल हो गया, मेरा काफ़ी सारा समय बच गया है। अब आपको इसमें करना क्या है मैं बता देता हूँ जो मेन बात है। सबसे पहले आपको नीचे आना है, स्क्रॉल करना है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इस पर क्लिक कर लेना है। इसमें आप को देख लेना है आप किस में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं क्या है। तो यहाँ मैं इस केस में नॉट अप्लीकेबल कर देता हूँ, ये हम पे लागू नहीं होता। इस पे सिलेक्ट करना है, इसके बगल वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि मेन बात यहीं पर है कि आपको 139(8)(a सिलेक्ट करना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी और आपको एरर आएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप रिवाइज कर रहे हैं रिटर्न या अपडेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ रिसिप्ट नंबर डालना होगा और उसकी डेट यहाँ डालनी होगी। इस केस में हम ITR 4 फाइल करने वाले हैं और इन्होंने अभी तक अपनी ITR कभी भरी नहीं है, तो इस केस में हमारे लिए यहाँ डिटेल डालना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास डिटेल्स हैं तो आपको यहाँ अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होता है वो यहाँ पे टाइप करना होगा और किस डेट में था वो आपको टाइप करना होगा यहाँ पर। देखिए इस ऑप्शन को देखते हैं, ये हमसे पूछ रहा है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। तो आपको नो पर यहाँ क्लिक करना है, ऑलरेडी क्लिक रहेगा मगर आपको फिर से क्लिक करना है और इसको यस कर देना है। कि हम जैसे ही आप ये सिलेक्ट कर देते हैं उसके बाद एक और ऑप्शन नीचे मांग रहा है कि आप इसमें ऑब्टेन यूर असेसमेंट ईयर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। नॉट ऑप्टिंग, आप न्यू टैक्स रिजीम नहीं लेना चाहते हैं, आपको यस कर देना है। ये ऑटोमेटिक अब ये ऑप्शंस ब्लॉक हो गए हैं। अगर देखिए आपको सैलरी मिलती है तो वो डिटेल आपको यहाँ भरनी है। हमारे केस में सैलरी नहीं है, हम ITR 4 फाइल करेंगे क्योंकि मेरा क्लाइंट बिजनेसमैन है, उनको किसी तरह की सैलरी नहीं मिलती। अगर आपको सैलरी मिलती है और आपके पास सैलरी भी है प्लस बिजनेस भी है तो आप यहाँ अपनी सैलरी फिल कर सकते हैं, डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ देंगे। अगर आपको रेंट रिसीव्ड होता है तो वो सारी डिटेल यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। हमारे केस में कुछ नहीं है। आपको किसी भी माध्यम से अगर कुछ इनकम आती है तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं कॉलम में और यहाँ पर वो आप ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से ऐड करने के बाद यहाँ देखिए आपकी ये टोटल ग्रॉस टोटल इनकम दिखा रहा है। अगर आपके केस में सैलरी भी होती तो यहाँ दिखा देता। ATC ये सब की डिटेल आप यहाँ भर सकते हैं, पर ATD की डिटेल आप यहाँ नहीं भरेंगे क्योंकि उसके लिए अलग से शीट दी गई है। अब जैसे ही आप ये सब भर देते हैं आपको फिर सबसे पहले ऊपर आ जाना है और इसको आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके ऑप्शन आ जाता है अब देखिए यहाँ पर ये एक नया कॉलम आ गया है। अब ये बहुत ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिएगा आपका डिटेल्स ऑटोमेटिक इस पेज पे फिल होकर आती है। असेसमेंट ईयर है यहाँ ऑलरेडी आपको दिखा रहा है 23-24 है। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। अब आप यहाँ ITR 4 फाइल कर रहे हैं, ऑटोमेटिक आ गया है। ITR 4 आपको फाइल करनी है। अगर आपने पहले ITR फाइल कर रखी है तो यहाँ पर आपको उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ लिखना होगा और किस डेट में वो फाइल की थी वो डेट आपको यहाँ डालनी होगी। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो हम इसे खाली छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपको 8N रीज़न फॉर अपडेट योर इनकम, तो आप ITR क्यों भरना चाहते हैं वो आपको यहाँ लिखना है। हमने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं की है तो हम रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल इस पर क्लिक कर देंगे, वरना अगर आप ये नहीं करते तो आपको दिक्कत आ जाएगी। और यहाँ ये पूछ रहा है कि आपने ये जो ड्यू डेट निकल चुकी है क्या उसके 12 महीने के अंदर आप ये ITR फाइल कर रहे हैं। तो हमारे केस में 12 महीने से ऊपर हो चुके हैं तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे बिटवीन 12 to 24 मंथ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर 12 to 20 मंथ। अगर आपको 1 साल नहीं हुआ है तो आप ऊपर वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे अप टू 12 मंथ का। मेरे केस में 12 से 24 महीने के बीच में, यानी कि 1 साल से ऊपर हो गया है टाइम, तो हम यहाँ 12 से 24 महीने सेलेक्ट कर लेंगे। पहली डेट पे क्लिक कर देंगे, ये हो गया है। अब हम इस पर आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको अपने बिजनेस का नाम देना है, आपका बिजनेस कोड और डिस्क्रिप्शन में डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर F1 में ग्रॉस टर्नओवर की रिसीट आपको पूछ रहा है, मतलब कि आप ऑनलाइन के माध्यम से जो आपकी ट्रांजेक्शन हुई है वो आपको यहाँ फाइल करनी है। और इसके नीचे एनी अदर मोड, यानी कि अगर कैश में कोई ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है, ये वाला जो कॉलम है A 6% वाला,
यहाँ ध्यान रहिएगा कि आपकी जो नेट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उसका कम से कम 6% से कम ना हो। तो इस केस में आप 20-25% अमाउंट अपने प्रॉफिट का यहाँ शो कर सकते हैं। और कैश में भी तो दोनों का टर्नओवर निकालकर यहाँ पर आपकी नेट इनकम आ गई है। अब तो इसे थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो वो डिटेल्स आप यहाँ फाइल कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपने फाइनेंशियली बिजनेस की सारी डिटेल देनी। तो सबसे पहले कॉलम में आ रहा है पार्टनर और मेंबर की जो कैपिटल्स है वो आपको यहाँ आपके बिजनेस में कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपको यहाँ फाइल करनी है। अगर आपके पास किसी तरह का लोन है, सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ फाइल करनी है। मेरे केस में नहीं है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। आपको अगर किसी का पेमेंट करना है, बकाया है आपके ऊपर, तो वो अमाउंट आप यहाँ फिल कर सकते हैं। और भी अगर किसी तरह की लाइबिलिटी है तो आप यहाँ शो कर देंगे। अब आपके पास जो फिक्स एसेट्स है उसका आप अमाउंट डाल सकते हैं। आपके पास स्टॉक कितना है वो आप यहाँ शो कर सकते हैं। आपको मार्केट से पैसा कितना लेना है, अगर आपके पास कुछ उधारी गई भी है तो वो भी आप यहाँ शो कर सकते हैं अमाउंट डालकर। यहाँ पर फिर आपको अपना बैंक बैलेंस डालना है, तो पास कैश इन हैंड कितना था यहाँ फाइल कर देंगे। डिटेल्स फिल होने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास टीडीएस कटा है तो वो सेम आपको डिटेल्स यहाँ देनी है। हमारे केस में नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे। हमारे पास टीसीएस भी नहीं है, हमने किसी का डिडक्ट नहीं किया तो हम इसे भी छोड़ देंगे। अगर आपने कोई टैक्स भरा है, एडवांस टैक्स दिया है, तो आप वो चीज़ यहाँ फाइल करेंगे। अगर किसी तरह का आपने टैक्स पेड किया है असेसमेंट ईयर में तो वो डिटेल्स आप यहाँ छोड़ करेंगे। अब यहाँ पर आपकी टोटल इनकम यहाँ शो कर रहा है जो आपने यहाँ पर फिल की थी बिजनेस में 346,655। और इसके बाद आपकी कुछ पार्ट ऑफ इनकम आपने देखा होगा यहाँ भी शो हो रही थी। ये आपकी आ गई इनकम बिजनेस फ्रॉम प्रोफेशनल से। सैलरी कुछ नहीं थी हमारी तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया, ऑटो फिल होकर आया था। और नीचे देखेंगे कि हमने कुछ पार्ट इनकम भी इसमें दिखाई थी। अब आप इसका टोटल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी आ रही है 346 और यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है 371। सब कुछ जोड़कर दिखा रहा है। पर अगर आप यहाँ इसे वैलिडेट करेंगे तो वैलिडेट नहीं करने देगा, ये एरर देगा। अब मैं बता देता हूँ ये एरर क्यों दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि ये आईटीआर में अभी तक आपके ऊपर कोई चार्जेस, पेनल्टी या कोई टैक्स नहीं है तो उस केस में ये आपको भरने नहीं देगा। तो यहाँ पर जब तक आपकी जो इसकी फीस होती है 1000 रुपीज़ वो आपको भरनी होगी। तो यहाँ पर जब तक वो डाटा नहीं आने का तब तक ये वैलिडेट नहीं होगा। तो वो कहाँ से आएगा, तो आपको मेन पेज पे आ जाना है इनकम डिटेल्स के फर्स्ट पेज पर। और यहाँ पर देखिए एक होगा कैलकुलेटेड टैक्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक कर देंगे आप अब यहाँ पर आ जाइए फिर से पार्ट बी में एटीआई पे। अब आपको यहाँ देखिए अमाउंट कैसे शो होगा। यहाँ आपको अपना बैंक डिटेल जरूर ऐड करना है। अगर आपने अपना बैंक डिटेल्स नहीं दी है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में, सबसे पहले आपको अपना बैंक जरूर ऐड करना है इसमें। अगर आपने कोई टैक्स जमा किया होगा तो वो डिटेल्स यहाँ भर देंगे फर्स्ट कॉलम में। हमारे केस में कुछ नहीं है तो हम इसे खाली छोड़ देंगे। और जिस सिटी में आप रहते हैं वहाँ उस सिटी का नाम यहाँ डाल देंगे। ये हो गया है। एटीडी है, अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो उसकी डिडक्शन लेना चाहते हैं। मेरे केस में नहीं है तो मैं इसे नो कर दूंगा। आपके केस में होगा तो आप इसे यस करके डिटेल्स भर सकते हैं, कर देंगे। ये हो गया। और एटीजी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ भी अगर आपको कुछ डिडक्शन लेनी है या आपने किसी तरह का कहीं चंदा दिया होगा तो डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके लिए अगर आपने जहाँ चंदा दिया है आपको सारी डिटेल्स यहाँ फिल करनी होगी। हमारे केस में नहीं है तो हम इसे छोड़ देते हैं। हो गया। ये सारा कुछ फिल करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। ये पेज को रिफ्रेश करेगा और अब आप आ जाइए पार्ट बी एटीआई में। देखिए अब यहाँ पर आपके चालान आ चुका है, आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बैठ चुकी है 1000 रुपीज़। जो इस लेट फीस होती है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब आप इसको वैलिडेट करेंगे तो मेक श्योर टैक्स पेड स्लॉट भी आपको इसको ओके कर देना है। देखिए अब
यहाँ पर आपको जो आपने टैक्स जमा कराया था तो चालान आपके पास होगा, वो चालान की डिटेल्स आपको यहाँ भरनी है केयरफुली। तो बस हिट कर सकते हैं, ये हो गया हमारा ओके। अब आपको इसके मेन पेज पर आ जाना है। जब ये सारा डाटा आप फिल कर लें तो उसके बाद आपको इसका ये करने से पहले आपको एक बार फिर से कैलकुलेटेड टैक्स पे क्लिक कर देना है। जेएसएन फाइल बनाने से पहले हमने कैलकुलेटेड टैक्स पे क्लिक कर लिया, अब हम इसका जेएसएन फाइल बना रहे हैं। तो हमारी बन चुकी है और देखिए यहाँ बता रहा है ITR 4 कहाँ पर ये सेव हुई है, पाथ का नाम दे रखा है, आप इसको ओके कर देंगे।